हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया मंगा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। तो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे बंदे अनएक्सप्लोर जगह को चेक करने के लिए आए हुए होते हैं। उनमें से एक बंदा दूसरे बंदे के पास आता है और बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम पहली बार यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए आए हो। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक बोला, इसलिए मैं थोड़ा बहुत नर्वस भी हूँ, मगर फिर भी मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है कि इस जगह को 100 सालों से भी ज्यादा हो चुके हैं, मगर आज तक किसी ने भी इस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। और सिर्फ वो नहीं, बल्कि यहाँ पे एशियन मॉन्स्टर भी हो सकते हैं जिनकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। वही बंदा बोलता है, वैसे हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा टीम लीडर है वली फैमिली का फेमस इंसान है। मैंने तो सुना है कि वो पेट्रियास का ब्रदर है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा बंदा बोलता है, मेरे ख्याल से तुम इस बंदे की बात कर रहे हो, ये तो एक नाजायज बेटा है, यहाँ तक कि इसको अपने ही क्लेन से निकाल दिया गया है। और फिर हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि ली क्लेन का नौवा बेटा है और इसका नाम ली चावल है, लेकिन बार हम इसको फान करके बुलाएंगे। वही बंदा और भी बताता है कि इस बंदे के पास कोई भी टैलेंट नहीं है, यहाँ तक कि इतनी बड़ी उम्र में भी सिर्फ 7th रैंक तक पहुंच पाया है। हम आखिरकार इस जैसे बंदे के ऊपर कैसे डिपेंड रह सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ये अपना भी ख्याल रख पाएगा। और इतने में ही हमारे एमसी के सामने एक नकाब पहना हुआ बंदा आता है। वो बंदा बोलता है, चलो अभी हमें ऐसे निकलना होगा। जिसके बाद फिर कुछ देर तक तो एमसी कुछ भी नहीं बोलता, मगर फिर वो उदास होते हुए बोलता है, चलो ठीक है। एमसी बताते हैं, जो मेरे आसपास बंदे हैं इनको शेडो गार्ड कहा जाता है और ये हमारी ली क्लेन के ब्रेटियास के गार्ड्स होते हैं, लेकिन पर मुझे नहीं पता कि ये लोग यहाँ पे मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इनको तो ली क्लेन के अंदर होना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि इस मिशन में बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। वैसे भी एक टाइम जब मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हुआ करते थे, क्योंकि मैं ली क्लेन के सबसे पावरफुल इंसान बनना चाहता था। और जब मेरा वेपन सिलेक्शन रिचुअल हुआ तो मुझे उसमें एक हेवन रैंक की स्वॉर्ड मिली, जिसको लेके मैं बहुत ज्यादा खुश था और मुझे उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनूंगा। मगर एक दिन डॉक्टर ने बताया कि मेरे अंदर माना की कुछ गड़बड़ी है, जो कि आज से पहले डॉक्टर ने कभी भी नहीं देखी थी। डॉक्टर ने बताया कि कभी भी 9 रैंक तक नहीं पहुंच सकता, और अगर ये पहुंच भी जाता है तो ये एक बहुत बड़ा मिरेकल होगा। जिसके बाद जैसे ही ये सारी बातें दूसरे लोगों को पता चली कि मैं कभी भी 9 रैंक तक नहीं पहुंच सकता, तो उन लोगों ने मुझे नीचे दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर मैंने कभी भी हार नहीं मानी और सिर्फ 25 साल की उम्र में 7th रैंक तक पहुंच गया। लेकिन 32 साल की उम्र में मुझे मेरी फैमिली से निकाल दिया गया, और अगर मेरा फर्स्ट ब्रदर मेरे साथ नहीं होता तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं जिंदा इस फैमिली से निकल पाऊंगा। जिसके बाद मैं 10 सालों तक लगातार इधर उधर फिरता रहा, और एक टाइम ऐसा भी आया कि पूरे वर्ल्ड में chaos पड़ गया, लेकिन फिर मैंने उसके बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी और अपनी लाइफ को जीता रहा। और ऐसे ही एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, लेकिन फिर अचानक से मेरे मुंह पे एक पेपर पड़ा। जब मैंने उसे खोल के देखा तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे ली क्लेन के पेट्रियार्च थे वो मारे जा चुके थे, जबकि वो पहले ही मार्शल आर्ट के पीक लेवल में पहुंच चुके थे। मगर इतने में इसके बाद 2 मास्क पहने हुए लोग आते हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि शेडो गार्ड्स होते हैं। एमसी बोलते हैं, आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? शेडो गार्ड अपने पास एक लेटर निकाल के एमसी को देते हैं। एमसी जब उसको पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसको इनके साथ एक जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जाना है, और अभी के टाइम में जो पेट्रियाज वो थर्ड ब्रदर बन चुका है। एमसी मन में सोचता है, मगर फर्स्ट ब्रदर का क्या हुआ? पेट्रियाज तो उनको बनना चाहिए था। यही सवाल वो शेडो गार्ड से भी पूछता है, मगर शेडो गार्ड उसको कोई भी जवाब नहीं देते। एमसी बोलता है, बताओ आखिरकार क्या रीजन है जिस वजह से तुम लोग मुझे उस जगह में लेके जाना चाहते हो? मैं तो सिर्फ एक 7th रैंक का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, भला तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? वो लोग बोलते हैं, इसका मतलब तुम पेट्रियाज के ऑर्डर को रिजेक्ट कर रहे हो, तुम अच्छे से जानते हो इसका क्या अंजाम हो सकता है। एमसी बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एमसी और बाकी के कुछ बंदे एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे होते हैं, और वो लोग एक टूटी फूटी बिल्डिंग के पास आते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। शेडो गार्ड बोलते सारे के सारे अंदर की तरफ चलो, जिसके बाद वो सारे अंदर की तरफ आ जाते हैं। अंदर की तरफ उनको एशियन मॉन्स्टर का कंकाल मिलता है, और उसके आसपास बहुत सारे इंसानों के कंकाल पड़े हुए होते हैं। वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बोलते तो एक एंशियंट मॉन्स्टर है, आखिरकार इतने बड़े मॉन्स्टर को किसने मारा होगा? मगर इतने में शेडो गार्ड का लीडर ऑर्डर देता है, जिसके बाद बाकी के शेडो गार्ड्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, और देखते ही देखते सेकंडों में एक बंदे का गला काट देते हैं, जो देख के एमसी और बाकी के बंदे हैरान हो जाते हैं। दूसरा बंदा बोलता है, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? तुम हमारे पर क्यों अटैक कर रहे हो? शेडो गार्ड बोलता है, मरने वाला बंदा भले जान के क्या करेगा? इतना बोल के वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पर उससे पहले ही हमारे एमसी पीछे आता है और उसके सीने में तलवार आर पार कर देता है। एमसी बोलता है, मुझे बताओ कि इस सब चीजों के पीछे कौन है? जो सुन के वो बंदा हंसने लग जाता है और अपने हाथ से उस तलवार को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो अपने हाथ से इस तलवार को तोड़ देता है, और जो उसका कट होता है वो भी ऑटोमेटिक हील होना स्टार्ट हो जाता है। मगर इतने में ही दूसरा बंदा भी इसके ऊपर अटैक कर देता है। वो सिर्फ अपनी एक तलवार का स्लेश चलाता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो स्लेश इतना पावरफुल होता है कि हमारे एमसी को भी लगता है, जिस वजह से हमारे एमसी भी नीचे गिर जाता है। वो बंदा बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, मुझे लगा तुम थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग होगे। इतना बल्कि वो वापस हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि हमारे एमसी उड़ते हुए जाता है और एक बहुत बड़े पत्थर में लगता है, जिस वजह से हमारे एमसी की हालत
हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है, यहाँ तक कि उसके मुंह से भी खून निकलने लग जाता है। एमसी बोलता है मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं मर सकता, मुझे इसके साथ फाइट करनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे वेपन की जरूरत है। इतना बोलकर वो आसपास देखता है, जहाँ पे उसे एक वेपन भी मिल जाता है। एमसी उस वेपन को उठाता है और बोलता है अब मैं इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मगर एक चीज को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि उस स्वॉर्ड का आधे से ज्यादा हिस्सा धूल बनकर पहले ही उड़ चुका होता है। एमसी बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। शैडो गार्ड इसके पीछे आता है और बोलता है मैंने सोचा था कि तुम थोड़े बहुत होशियार होगे, मगर तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। इतना बोलकर हमारे एमसी की पीठ में एक स्लेश चलाता है, जिस वजह से हमारे एमसी की हालत और भी ज्यादा बुरी हो जाती है और वो जमीन में गिर जाता है। एमसी बोलता है मैंने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं, लेकिन बार एंड में मैं इतनी बुरी मौत मर रहा हूँ, मेरा वो सारा एक्सपीरियंस सब कुछ बेकार हो गया। काश मुझे एक और चांस मिल जाता ताकि मैं अपनी लाइफ को अच्छा कर सकता। इतना बोल के हमारा एमसी यहाँ पे मारा जाता है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा ली क्लेन का पेट्रियार्च है, जिसका नाम ली ताइशियन है। एमसी जब अपने फादर को बुलाने की कोशिश करता है तो उसे दो छोटे छोटे हाथ दिखाई देते हैं। एमसी जब अपने आप को नोट करता है तो वो अपनी पास्ट लाइफ में आ चुका होता है, जो देख के एमसी बिल्कुल हैरान हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे हमारे एमसी अपने पास्ट लाइफ में आ चुका है। एमसी बोलता है मैं तो वहां पे मर गया था, आखिरकार मैं यहाँ पे कैसे आ गया, क्या मुझे मरने के बाद मेरा फ्लैशबैक दिख रहा है। मगर इतने में इसके पास इसका फादर आता है और बोलता है इसको स्वॉर्ड सिलेक्शन के लिए तैयार करो, 8वीं बेटी के साथ इसका भी रिचुअल होगा। बटलर बोलता है मगर ये तो बहुत छोटा बच्चा है, यहाँ तक कि 8वीं बच्ची से भी कुछ महीने छोटा है। पेट्रियार्च बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैंने ऑर्डर दिया है उसको फॉलो करो। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एमसी गहरी सांस लेता है और बताता है कि मुझे अभी भी अपने फादर का प्रेशर महसूस हो रहा था, भले मैं अभी अपनी पास्ट लाइफ में ही क्यों ना हूँ, और ये सब कुछ इतना रियल है, मुझे नहीं लगता कि मैं फ्लैशबैक देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैं वाकई में पास्ट लाइफ में आ चुका हूँ, और जैसा कि मेरे फादर ने कहा कि मुझे कुछ टाइम में स्वॉर्ड सिलेक्शन रिचुअल को करना है, वो भी अपनी 8वीं बहन के साथ। अब तो मुझे कंफर्म हो चुका है कि मैं वाकई में पास्ट में आ चुका हूँ। उसके बाद फिर हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आज का दिन ली क्लेन के लिए बहुत ज्यादा खास होता है, क्योंकि आज के दिन ही स्वॉर्ड सिलेक्शन रिचुअल होने वाला है, जिसमें स्वॉर्ड खुद अपने लिए एक बच्चे को सेलेक्ट करती है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड हमेशा के लिए उसके पास ही रहती है। और जो ली क्लेन के पेट्रियार्च इनको भी एक पावरफुल स्वॉर्ड मिली थी, जिसके बाद इन्होंने साथ प्रैक्टिस की और आज अपनी पीक लेवल में पहुंच चुके हैं। उसके अलावा मेरे फर्स्ट ब्रदर को स्वॉर्ड डॉम और एक स्टाफ मिला था, जिसके बाद वो अब एक मैजिशियन और एक स्वॉर्डमैन दोनों ही बन चुके हैं। और रही बात मेरी, तो आज मेरा रिचुअल होने वाला है। उसके बाद फिर हमें मेट को दिखाया जाता है, जो बोलती तुम तो आज बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो, उसके अलावा तुम आज अलग जगह में आए हो, लेकिन उसके बाद भी तुम जरा सा भी नहीं रो रहे, तुम तो वाकई में मैच्योर हो चुके हो। इसका नाम ली यांग है और ये एक मेड है। मेड बोलती है मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा और आने वाले वक्त में तुम्हारा फ्यूचर भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। एमसी बताते हैं वाहिद बंदी है जो कि मेरा ख्याल मेरी मदर की तरह रखती थी, और यही वजह थी कि जो मेरे भाई है वो इसको हेट करते थे। जब मुझे फैमिली से निकाल दिया गया तो उसको भी फैमिली से निकाल दिया गया था, और मेरी ही वजह से इसके ऊपर बहुत सारे जुल्म हुए थे। लेकिन मैं इस बार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा इनकी प्रोटेक्शन करूंगा। उसके बाद फिर इनके पास एक बंदा आता है और बोलता है यंग मास्टर सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, अभी हमें वहाँ के लिए निकलना है। जिसके बाद मेड और हमारे एमसी यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद फिर हमें बटलर को दिखाया जाता है और बटलर पेट्रियार्च के पास आता है। बटलर बताता है सब कुछ तैयार हो चुका है, अभी हमें वहाँ के लिए निकलना है। पेट्रियार्च बोलता है ठीक है चलो वहाँ पे चलते हैं। उसके बाद फिर हमें बहुत सारी मेट्स को दिखाया जाता है, जिनके हाथ में 2 बच्चे होते हैं और ये लोग वही स्वॉर्ड रिचुअल करने के लिए जा रहे होते हैं। उसके बाद फिर हमें एक बहुत बड़ा स्टेडियम दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, और स्टेडियम के बिल्कुल बीच में ही बहुत सारी स्वॉर्ड्स रखी हुई होती हैं, और यहीं पे ही वो दोनों बच्चे और पेट्रियार्च आ जाता है। हमें यहाँ पे कुछ बंदों को दिखाया जाता है, जिनमें सबसे पहले ये बंदी होती है और ये पेट्रियार्च की वाइफ है, इसका नाम हुआन है। दूसरा हमें ये बंदा दिखाया जाता है जो ली क्लेन का मिनिस्टर है और इसका नाम ली फाई है। फिर हमें तीसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि ली क्लेन का फर्स्ट चाइल्ड है और इसका नाम जांग है। उसके बाद फिर हमें थर्ड चाइल्ड को दिखाया जाता है, जिसका नाम सोंग होता है। मिनिस्टर बोलता है ये बच्चा तो काफी ज्यादा यंग है। फर्स्ट चाइल्ड जांग भी यही बोलता है कि मैंने आज से पहले कभी भी ऐसे बच्चे को नहीं देखा जो कि इतनी छोटी सी उम्र में इस रिचुअल में पार्टिसिपेट कर रहा है। वैसे थर्ड ब्रदर तुम इस बारे में क्या बोलते हो? सोंग बोलता है अगर मैं सब बताऊं, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आखिरकार ये दोनों बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बारे में कुछ बोल सकता हूँ। उसके बाद फिर हमें पेट्रियार्च को दिखाया जाता है जो बोलता है चलो अब इस रिचुअल को स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद वो एक चाइल्ड को लेता है जो कि एक लड़की होती है और एक स्टोन के ऊपर बिठा देता है। फिर पेट्रियार्च अपने पास से एक चाकू निकालता है, जिससे उस लड़के की उंगली में कट लगाता है, जिस वजह से ब्लड उस पत्थर के ऊपर गिरता है और उस पत्थर के अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो कि डायरेक्ट जाके एक स्वॉर्ड को लगती है।
और ये स्वॉर्ड एक रिलीक रैंक की स्वॉर्ड है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि आज से पहले कभी भी स्वॉर्ड ने किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया। ये लड़की तो वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। उसके बाद फिर पेट्रियाज अपनी पावर को यूज करता है और उस स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है। पेट्रियाज बोलता है आज से ये स्वॉर्ड हुआ से बिलोंग करती है और हुआ सी लड़की का नाम है। हुआन की मेट बोलती है आपकी बच्ची तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, आज से पहले स्वॉर्ड को कोई भी नहीं ले पाया था, लेकिन पर आखिरकार ये काम आपकी बच्ची ने कर दिखाया। मुझे तो लगता है कि आने वाले वक्त में ये क्लेन का नाम बहुत ज्यादा रोशन करेगी। जो सुनकर हुआन खुश हो जाती है। उसके बाद फिर पेट्रियाज बोलता है चलो अभी दूसरे बंदे का नंबर है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी होता है, जिसके बारे में लोग बात कर देंगे तो एक नाजायज बेटा है। भला ये इस रिचुअल को कैसे कर सकता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मगर पेट्रियाज किसी की बात नहीं सुनता और मेट से हमारे एमसी को लेता है और उसी पत्थर में बिठा देता है, जिसके बाद वो उसकी उंगली में कट लगाता है। लेकिन बार हमारे एमसी जरा सा भी नहीं रोता, जिसको देख के पेट्रियाज भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। एमसी मन में सोचता है क्या पहले की तरह सब कुछ होगा, क्योंकि पिछली बार मुझे केविन रैंक की स्वॉर्ड मिली थी, लेकिन बार हो सकता है कि शायद इससे कुछ हटके हो जाए। इसके बाद जैसे ही हमारे एमसी का ब्लड स्टोन के ऊपर गिरता है तो वहाँ पे एक तगड़ा रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको देख के तो हमारे एमसी भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी तो 3 की स्टार्टिंग में हमें एक बुड्ढे को दिखाया जाता है जो बोलता है ये बच्चा इस रिचुअल में कुछ भी कर ले फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। ये जो बूढ़ा आदमी है ये ली क्लेन का हेड एल्डर है। मिनिस्टर बोलता है एल्डर मैं आपको ग्रीट करता हूँ, लेकिन आप किसी के भी बारे में ऐसी बात नहीं बोल सकते। एल्डर बोलता है मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पेट्रियाज किस किस्म की सोच रखते हैं, क्योंकि उन्होंने एक नाजायज बेटे को इस रिचुअल में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। वैसे तुम्हें इस चीज का एक्सपीरियंस तो अच्छे से होगा कि कोई भी नाजायज बेटा इस रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये बात एल्डर मिनिस्टर को इसलिए बोलता है क्योंकि मिनिस्टर भी एक नाजायज बेटा है। मिनिस्टर बोलता है तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रहे हो। एल्डर बोलता है जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि इस जैसे नाजायज बेटे बिल्कुल बेकार होते हैं, वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते और इनको अपनी औकात के बारे में मालूम होना चाहिए कि आखिरकार ये लोग कौन है। जो सुनकर मिनिस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मिनिस्टर चिल्ला के बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बकवास करने की, तुम किसी के भी बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। मगर इतने में ही वहाँ पे ब्लू कलर की लाइट चमकने लग जाती है, जो देख के ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं। एल्डर बोलता है ये तो बिल्कुल नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। मिनिस्टर मन में सोचता है मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन बस जो भी है बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं अपनी ही 2 आंखों से इसको देख रहा हूँ। हमें स्टेडियम के बीच की जगह को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ग्लो कर रही होती है और वो जो एनर्जी होती है वो चारों तरफ फैली हुई होती है। हमें बताया जाता है कि हमारे एमसी को बहुत सारे वेपन्स ने सेलेक्ट किया है जो कि हमारे एमसी के साथ रहना चाहते हैं। हमें पता चलता है कि हमारे एमसी को बहुत सारे वेपन्स ने सेलेक्ट किया है, जिसमें होली स्पेयर, होली स्वॉर्ड, यहाँ तक के डिवाइन स्वॉर्ड, क्रॉसबो सब के सब होते हैं। वहाँ पर जितने भी वेपन्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे एमसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक कि जिन वेपन्स अपने मालिक को सेलेक्ट कर लिया है वो भी हमारे एमसी के साथ रिएक्शन देना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें फर्स्ट ब्रदर का भी वेपन होता है। फर्स्ट ब्रदर बोलता है आखिरकार ये क्या चीज है, ऐसा तो यहाँ पे पहली बार हो रहा है। वैसे थर्ड ब्रदर का तुम इस चीज में बिलीव करते हो? थर्ड ब्रदर बोलता है जो हमारा छोटा भाई है वो काफी ज्यादा अलग है, मुझे तो लगता है कि आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, मगर जो भी हो बाद में उसको देखा जाएगा। हमें वहाँ पे बंदों को दिखाया जाता है जो कि सारे के सारे हैरान हो चुके होते हैं। उनमें से कुछ बंदे बोलते हैं लगता है कुछ गड़बड़ी हो चुकी है, इस रिचुअल में कोई ना कोई मसला हो चुका है, क्योंकि कभी भी कोई नाजायज बेटा इतना सब कुछ नहीं कर सकता। जरूर इस रिचुअल के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। पेट्रियाज बोलता है सारे के सारे चुपचाप आराम से बैठ जाओ और तुम में से किसी के पास कोई सोल्यूशन है इस चीज का कि हम इस चीज को कैसे सेटल कर सकते हैं? तुम सब अच्छे से जानते हो सिचुएशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तो मुझे इसलिए तुम्हारे सजेशन की जरूरत है। मिनिस्टर बताता है कि हम सारे के सारे वेपन एक बंदे को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हमारी आने वाली जनरेशन भला इस रिचुअल को कैसे करेगी, इसलिए हमें इसको खुद से सेलेक्ट करने का मौका देना चाहिए। जो भी ये बच्चा अपने लिए वेपन सेलेक्ट करेगा वही इसका हो जाएगा। पेट्रियाज बोलता है इतना भी बुरा नहीं है, इतना बोलकर चुटकी बजाता है, जिसके बाद सारे के सारे वेपन हवा में उड़ने लग जाते हैं और हमारे एमसी के सामने लाइन से आके खड़े हो जाते हैं। एमसी बोलता है मुझे नहीं पता कि ये क्या गड़बड़ी है, क्योंकि पिछली बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मगर जो भी हो ये मेरे लिए अच्छा है, इस वजह से मैं अपनी मर्जी से अपने लिए वेपन सेलेक्ट कर सकता हूँ और ये सारे के सारे ही डिवाइन वेपन है। एमसी बता दे कि अगर मैं इस ड्रैगन स्वॉर्ड को सेलेक्ट करता हूँ तो ये भी काफी ज्यादा अच्छी है, और अगर मैं किसी होली स्पेयर को सेलेक्ट करूँ तो वो भी अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा वेपन चाहिए जो मेरे लिए बिल्कुल सुटेबल हो। वैसे भी ये सारे के सारे ग्रेट वेपन है जो कि मेरे डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। इतना बोल के हमारे एमसी अपना हाथ आगे करता है और एक स्वॉर्ड को सेलेक्ट करता है जिसका नाम ब्लैक 12 होता है। एमसी बता है कि इस स्वॉर्ड को हमारे फाउंडर एक अनएक्सप्लोर्ड जगह से लेके आए थे और इसकी पावर के बारे में किसी को भी नहीं पता है, जिस वजह से ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। इतना तो मुझे अच्छे से पता है कि इस स्वॉर्ड के अंदर हिडन पावर्स हैं और आने वाले वक्त में उन सबको मैं पहचान लूंगा। पेट्रियाज मन में सोचता है ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा अच्छी है, भले एक हेवन रैंक की स्वॉर्ड हो, लेकिन मैं इसकी पावर के बारे में किसी को भी नहीं पता है
और ये स्वॉर्ड काफी टाइम से हमारे इस जगह में पड़ी हुई थी, क्योंकि इसका रिलेशन हमारे फाउंडर के साथ था। लेकिन पर इसको हम में से यहाँ तक कि हमारे एंसेस्टर भी नहीं यूज कर पा रहे थे, जिस वजह से हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अगर मैं सच बताऊं तो ये बिल्कुल बेकार चॉइस है। वैसे भी एक छोटे बच्चे से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। उसके बाद पेट्रियाज एमसी को अपने पास बुलाता है और बोलता है, मुझे उम्मीद है कि तुम आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा पावरफुल बनोगे। उसके बाद वो उस स्वॉर्ड को पावर से अपने पास बुलाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि आज से ये स्वॉर्ड 9 चील से बिलोंग करती है, यानी कि अब से ये स्वॉर्ड हमारे एमसी की हो चुकी है। और इसी के साथ ये रिचुअल भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। हमें पेट्रियाज की वाइफ को दिखाया जाता है, जो बोलती है अगर ये बच्चा मेरे बीच में आया तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे एमसी बोलता है मैं ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। मैट बोलती है 1 मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। उसके बाद फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों जा रहे होते हैं। एमसी बोलता है वैसे मैं खुद भी यहाँ से जा सकता था, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं थी। मैट बोलती है यहाँ पे आस पास बहुत सारे एरियाज खाली है, लेकिन फिर भी तुम ट्रेनिंग करने के लिए जून 1 में ही क्यों जा रहे हो। एमसी बोलता है जून 1 में कुछ ऐसी चीज है जो की मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मगर इतने में इनको पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है। मैट बोलती है मेरे ख्याल से ये जून 7 से आ रही है। हमें जून 7 में दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रही होती है, जिस वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एड चाइल्ड है, इसका नाम हुआ है। एमसी बोलता है अच्छा ये तो एड चाइल्ड है। मैट बोलती है आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो आपसे बड़ी है, इसलिए आपको उसे ओल्डर सिस्टर करके बुलाना चाहिए। एमसी बोलता है वैसे मुझसे 5 महीने बड़ी है, इसलिए मैं कभी भी उसको एल्डर सिस्टर नहीं बुलाऊंगा। हमें हुआ को दिखाया जाता है, जिसके बाद एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है क्या कर रही हो, सही से करो, ऐसा नहीं ऐसे करते हैं। जो सुन के हुआ को भी गुस्सा आने लग जाता है, वो अपनी स्वॉर्ड को फेंक देती है और चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसा बोलने की, मुझसे तुम इस तरीके से बात नहीं कर सकते। हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो बोलता है यंग लेडी ऐसा कुछ आपकी वजह से ही किया जा रहा है, हम आपको पावरफुल बनाना चाहते हैं, इसलिए आप शांत हो जाए, मेरी बात को सुने, जैसा मैं बोलता हूँ वैसे ही आपको ट्रेनिंग करनी है। जो सुन के फिर हुआ कुछ भी नहीं बोलती है। एमसी बोलता है आखिरकार ये बंदा कौन है जो कि एक चाइल्ड को ट्रेनिंग दे रहा है। मेड बताती है कमांडर बेक है और ये अपनी स्क्वाड के मेंबर हैं। एमसी बोलता है एक कमांडर, ये तो बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में एल चाइल्ड बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। मेड बोलती है यंग मास्टर मुझे पूरा यकीन है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपका भी कोई ना कोई पावरफुल मास्टर चूज करेगा, क्योंकि आपका भी टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है। उसके अलावा मुझे माफ कर देना कि मैं कोई भी अच्छी चीज आपको नहीं खिला पाई जिससे आपकी पावर बढ़ सकती थी, लेकिन जो बाकी के यंग मास्टर है लेन फैमिली ने उनके ऊपर काफी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं और उन्हें काफी महंगी चीजें खिलाई हैं ताकि वो पावरफुल बन सके, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। इतना बोल के मैं रोने लग जाती है। एमसी बोलता है इसमें रोने की कोई बात नहीं है, वैसे मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप हर टाइम में मेरे साथ रहती हो और मेरी मदद करती हो, इसलिए आपका शुक्रिया। जो सुन के मेड खुश हो जाती है। एमसी बताता है वैसे भी मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ जो कि ली क्लेन का नाम लेकर स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, मैं ली क्लेन के बगैर अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा ताकि मुझे कोई भी ना हरा सके। और रही बात टीचर की, तो मेरे पास पहले से ही टीचर हैं जो कि मुझे टीचिंग दिया करते हैं। उसके बाद फिर हमें जून 1 मार्शल हॉल का सीन दिखाया जाता है और ये ट्रेनिंग की सबसे पुरानी जगह है जहाँ पे ली क्लेन के लोग पहले से ट्रेनिंग किया करते थे। यहाँ पे हमारा एमसी भी आ चुका होता है। एमसी बताता है एक सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। इतना बोल के हमारा एमसी एक गेट के पास आ जाता है और जैसे ही उस गेट को खोलता है तो अंदर की तरफ बहुत सारी पुरानी सोर्स रखी हुई होती हैं। एमसी बताता है इस जगह में बहुत पुरानी सोर्स रखी जाती हैं जो कि किसी वजह से डैमेज हो चुकी हैं। इतना में हमारे एमसी का ध्यान एक स्वॉर्ड के ऊपर जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। एमसी स्वॉर्ड को उठा के बोलता है आज इस स्वॉर्ड की बारी है, आज मैं इस स्वॉर्ड से ट्रेनिंग करूंगा। एमसी बताता है जब मैं 9 साल का हुआ तो मुझे पता चला मेरे पास काफी सारी अनोखी पावर्स हैं, जिनमें से एक सप्रेसिंग पावर ये है कि मैं किसी भी वेपन की मेमोरीज को देख सकता हूँ, जिसके बाद मुझे उनकी स्किल्स के बारे में मालूम चल जाएगा। इतना बोलकर हमारे सेटिंग पावर को एक्टिवेट करता है और उसके अंदर से डार्क कलर की एनर्जी निकलती है जो कि स्वॉर्ड के साथ रिएक्शन देना स्टार्ट कर देती है। और फिर जैसे ही हमारे एमसी आंख खोलता है तो वो एक अलग ही जगह में आ चुका होता है जहाँ में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ये लोग जिस टेक्निक को यूज कर रहे हैं वो एक एडवांस फोर टेक्निक है। जिसके बाद हमारे एमसी उनकी टेक्निक को कॉपी करने लग जाता है और देखते ही देखते वो कुछ ही टाइम उस टेक्निक को मास्टर कर लेता है। जिसके बाद हमारे एमसी अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और एक बहुत पावरफुल स्लेश जमीन के ऊपर मारता है, जिस वजह से काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है, जिसको हमारा एमसी क्रिम्सन वाइन टेक्निक बोलता है। एमसी बताते हैं आज मैंने फाइनली 7 स्टार स्वॉर्ड की टेक्निक को कंप्लीट कर लिया है और ये सारी की सारी टेक्निक्स मैंने इन स्वॉर्ड के अंदर से सीखी है। मगर इतने में हमारे एमसी को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और जब हमारे एमसी पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पे उसके अंकल होते हैं, यानी कि वही मिनिस्टर होता है। हमें पता चलता है कि मिनिस्टर 4 रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है और ये बंदा भी एक नाजायज बेटा था, लेकिन मैं उसके बाद बेचने में दिमाग को यूज किया और ली क्लेन के अंदर एक मिनिस्टर की पोजीशन को हासिल कर लिया। अंकल हमारे एमसी के पास आते हैं, एमसी अंकल को ग्रीट करता है। अंकल बोलता है इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, वैसे
मुझे तुम्हारे पर काफी ज्यादा प्राउड है, क्योंकि तुम रोजाना इस ट्रेनिंग हॉल में आके प्रैक्टिस करते हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम आने वाले वक्त अपने सारे भाई से आगे निकल जाओगे, मगर तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। एमसी बोलता मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी मेरे अंदर बिली क्लेन का खून है, जिसको मैं अपने आप से स्व टेक्निक को यूज करते हुए प्रूफ करूंगा और इतना पावरफुल बनूंगा कि मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। जो सुनकर मिनिस्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। मिनिस्टर बोलता वैसे तुम्हारी कुछ टाइम में नमिंग सेरेमनी होने वाली है, जिसमें तुम्हारा नाम रखा जाएगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए टीचर बन सकता हूँ, जो कि इस नमिंग सेरेमनी में तुम्हारे साथ रहेगा। एमसी बोलता मुझे माफ कर देना, मगर मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो सुन के अंकल शौक हो जाता है। अंकल बोलता इसका क्या रीजन है, क्या तुम मुझे एक मास्टर के तौर पे कम समझते हो। एमसी बोलते नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ली क्लेन के रूल की बात कर रहा था, क्योंकि ली क्लेन के रूल के हिसाब से जब तक कोई बच्चा नमिंग सेरेमनी को नहीं कर लेता तब तक वो किसी भी टीचर को अपने लिए हायर नहीं कर सकता। मिनिस्टर बोलता मगर तुम्हारे सारे के सारे भाई ने पहले इस रूल को तोड़ दिया है। वो सारे के सारे अपने लिए ग्रेट से ग्रेट टीचर को लेके आ रहे हैं, जो कि उनको पावरफुल ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा उनका खाना में काफी ज्यादा अलग होता है, जिसमें काफी ज्यादा पावर होती है। एमसी बोलता मैं रूल्स के ऊपर बिलीव करता हूँ, जिस वजह से मैं रूल को बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा और सबसे पहले अपनी पावर को बढ़ाऊंगा, जिसके बाद में प्रूफ करूंगा कि मैं किसी से भी कम नहीं हूँ। मिनिस्टर मन में सोचता है क्या ये वाकई में एक 9 साल का बच्चा है, ये तो बिल्कुल मेरे बड़े भाई की तरह बात कर रहा है, वो भी इसी तरीके से बात किया करता है और मुझे इसकी आंखों में भी वही चीज नजर आ रही है। मिनिस्टर बोलता है मुझे पता है मैं तुम्हारे माइंड को नहीं चेंज कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम बिल्कुल अपने फादर के ऊपर गए हो और मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे अगर तुम कुछ चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। जो सुन के एमसी खुश हो जाता है। एमसी मन में सोचता है कि मैं कब से इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था। उसके बाद फिर एमसी मिनिस्टर से बोलता है मैं अगर सर बताऊं तो मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। मिनिस्टर बोलता है बताओ वो क्या चीज है, मैं वो तुम्हारे लिए कर दूंगा। एमसी बोलता है मैं सीक्रेट वेयर हाउस के अंदर जाना चाहता हूँ, जिसको सुनकर मिनिस्टर बिल्कुल शौक हो जाता है और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें एक कार को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग की तरफ जा रही होती है, लेकिन पर गेट में ही गार्ड उसको रोक लेते हैं। गार्ड बोलता है आप बताओ आपकी आइडेंटिटी क्या है और आप यहाँ पे क्यों आए हो। अंकल बोलता है मैं ली क्लेन का मिनिस्टर हूँ और मैं यहाँ पर रेगुलर चेकअप करने के लिए आया हूँ। इतना बोल को अपना आईडी कार्ड शो करता है और पीछे इशारा करते हुए बोलता है ये ली क्लेन का यंग मास्टर है जो की यहाँ पे ट्रिप पर आया हुआ है। गार्ड बोलते हैं ठीक है सर, हमने कंफर्म कर लिया है कि आप यहीं के ही लोग हैं, इसलिए आप अंदर जा सकते हैं। जिसके बाद ये लोग अंदर की तरफ निकल जाते हैं। एमसी मन में सोचता है मुझे बच्चों वाली एक्टिंग करनी होगी वरना कोई मेरे पर शक न करने लगे। इतना बोल के वो बहुत ज्यादा खुश होने की एक्टिंग करने लग जाता है। मिनिस्टर बोलता है मेरे ख्याल से तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। एमसी बोलता है आपने बिल्कुल ठीक बोला, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि इस वेयर हाउस के अंदर हमारी फैमिली के सीक्रेट वेपन्स को रखा गया है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एमसी मन में सोचता है मुझे भी एक चीज चाहिए जो कि मुझे यहीं से ही मिल सकती है। एमसी बताता है कि यहाँ पे लेजेंडरी वेपन्स, एशियन वेपन्स, यहाँ तक रिलीक वेपन्स की भरमार पड़ी हुई है। सबके सब समझते हैं कि एक नॉर्मल वेयर हाउस है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सीक्रेट वेयर हाउस है जहाँ पे पावरफुल वेपन्स को रखा जाता है और इतने में ही ये लोग भी अंदर की तरफ आ जाते हैं। एमसी बोलते ये जगह तो काफी ज्यादा अच्छी है। मिनिस्टर बोलते तुम लिफ्ट के अंदर जाओ और बेसमेंट की तरफ चले जाओ, लेकिन मेरे किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। एमसी बोलता है मैंने सुना है मोस्टर लेवल के वेपन्स भी होते हैं जो कि अपने ऑनर को ही खा जाते हैं। मिनिस्टर बोलते तुमने बिल्कुल ठीक बोला, वो वेपन बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो इंसान की बॉडी को ही खा जाते हैं, इसलिए तुम्हें उनसे बच के रहना है। यानी कि इनडायरेक्टली मिनिस्टर हमारे एमसी को डरा रहा होता है। एमसी बोलता है आप टेंशन नहीं लो, मैं इन सब चीजों का ख्याल करूंगा। मिनिस्टर बोलता है ठीक है तुम अंदर जा सकते हो और तुम्हें ये लिफ्ट बेसमेंट की तरफ ले जाएगी, जिसके बाद हमारा एमसी उस लिफ्ट के अंदर चढ़ जाता है। मिनिस्टर बोलता है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि मुझे ऊपर की तरफ थोड़ा सा काम है, इसलिए तुम इस लिफ्ट की वजह से बेसमेंट में जा सकते हो। एमसी बोलता है ठीक है अंकल मैं चले जाऊंगा। एमसी मन में सोचता है आखिरकार ये सब चीजें खत्म हो गई, मैं कब से छोटा बच्चा बनने का नाटक कर रहा था। और अगर मैं बेसमेंट के बारे में बताऊं तो तुम ये बोल सकते हो कि वहाँ पे वेपन्स का कब्रिस्तान है, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे पुराने वेपन्स को रखा गया है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। उनमें से काफी सारे वेपन सील भी हैं। इतने में ही हमारा एमसी भी यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे काफी सारे वेपन्स होते हैं। एमसी बताता है मुझे बाउंडलेस नाम का एक ट्रिगर चाहिए। वैसे तो एक नॉर्मल खंजर है, लेकिन अगर हम इसके अंदर माना डालते हैं तो ये अलग अलग वेपन्स में तब्दील हो सकता है। पिछली बार तो ये वेपन मेरे थर्ड ब्रदर को मिला था, जिस वजह से उसे एवर चेंजिंग का टाइटल भी मिला था और उसने इस वेपन की मदद से ही पेट्रियास की पोजीशन को हासिल किया था, जिसके बाद उसने बंदे बेच के मेरी जान निकाली थी। लेकिन मेरा अब सब चीजें मुझे पता है, इसलिए मैं इसे तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं पहले इस वेपन को ढूंढ के निकालूंगा। चलो सबसे पहले इस काम को स्टार्ट करते हैं। इतना बोलकर हमारे एमसी अपने हाथ में डार्क पावर को एक्टिवेट करता है और ड्रैगन्स को चेक करने लग जाता है, जिसमें उसे पूरा 1 घंटा गुजर चुका होता है, लेकिन बार उसके बाद भी उसे वो चीज नहीं मिलती। एमसी बोलता है आखिरकार ये क्या मसला है, मैं कब से यहाँ को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन बार उसके बाद मुझे वो नहीं मिला। लेकिन बार मुझे पूरा यकीन है कि वो वेपन मुझे यहीं पे ही मिलेगा, चाहे इससे मुझे थोड़ा बहुत और चेक करना चाहिए। वैसे भी अभी काफी सारे वेपन्स बाकी हैं। इतना बोल के हमारे एमसी वहाँ
वहाँ से घूमता है, जिस वजह से उसका हाथ एक खंजर में लगता है और वो खंजर जमीन में गिर जाता है। एमसी बोलता है इस पेपर में काफी सारी मिट्टी लगी हुई है, मगर जो भी मैं इसको अपनी जगह में वापस से रख देता हूँ। इतना बोलकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन बस अचानक से उसकी डार्क एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है, जो कि उस पेपर के साथ रिएक्शन देना स्टार्ट कर देती है और वो रिएक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारे एमसी पूरा डार्क एनर्जी के अंदर कवर हो जाता है और फिर अचानक से हमारे एमसी एक अलग ही जगह में आ जाता है। एमसी बोलता है आखिरकार ये कौन सी जगह है, मेरे ख्याल से उस खंजर की मेमोरी है, लेकिन पर ये बाकी सारी सोर्स से बिल्कुल अलग है। मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं रियल में यहाँ पे आ चुका हूँ। मगर इतना में हमारे एमसी को एक प्रेशर महसूस होता है और जब हमारे एमसी पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मोस्टर होता है, जो कि एक एपिक लेवल का मोस्टर है। ये इतना खतरनाक मोस्टर है इसको हराने के बाद में कुछ सोच भी नहीं सकता, जिसको देख के तो हमारे एमसी के पाँव भी कांपने लग जाते हैं। एमसी बोलता है आज पक्का मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, अब मुझे यहाँ से कोई भी नहीं बचा सकता और न ही मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, क्योंकि ये मोस्टर काफी ज्यादा बड़ा है। मगर इतने में हमारे एमसी के पीछे एक बंदा आ जाता है। एमसी बोलता है आखिरकार ये बंदा कौन है, मगर वो बंदा देखते ही देखते हमारे एमसी से आगे निकल जाता है और बहुत स्पीड में उस मोस्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। वो बंदा वहीं पे ही नहीं रुकता बल्कि एक लंबी छलांग मारता है, जिसके बाद एक बहुत पावरफुल स्लेश को वो रिलीज करता है और इस स्लेश की वजह से उस मोस्टर की बॉडी दो टुकड़ों में कट जाती है और वहाँ पे काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है। वो मोस्टर देखते ही देखते राख में बदल जाता है, जिसके बाद वहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है। एमसी बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसने सिर्फ एक स्ट्राइक के अंदर इतने बड़े मोस्टर को कैसे मार दिया, आखिरकार ये बंदा है कौन। वो बंदा भी हमारे एमसी को देख लेता है और बोलता है आखिरकार तुम कौन हो, जो देख के एमसी बिल्कुल घबरा जाता है। एमसी बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मगर वो बंदा डायरेक्ट हमारे एमसी के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिसको देख के हमारे एमसी बिल्कुल घबरा जाता है, लेकिन पर अचानक से अपनी रियल बॉडी के अंदर आ जाता है और वो डेगर भी हमारे एमसी के सामने गिर जाता है। एमसी बोलता है अभी यहाँ पे क्या हुआ, उस बंदे का प्रेशर तो बहुत ज्यादा था, मुझे तो अभी भी उस बंदे का प्रेशर महसूस हो रहा है। मगर इतने में उसका ध्यान डेगर के ऊपर जाता है, जिसके ऊपर से सारा के सारा काला कलर हट चुका होता है। एमसी उस डेगर को उठाता है और बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो वही ड्रैगर है जो कि मुझे चाहिए था। इतना बोलकर अपनी उंगली को काटता है और उस ड्रैगर के ऊपर अपना ब्लड डालता है, जिसके बाद वहाँ पे काफी बड़ा रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और देखते ही देखते वो सोर्ड हमारे एमसी की हो जाती है। एमसी उस सोर्ड को एक तलवार के ऊपर कन्वर्ट करता है, जिसके बाद वो एक स्लेश मार के चेक करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जिसके बाद वो उस सोर्ड को एक स्पेयर में कन्वर्ट करता है और बोलता है ये तो बहुत जबरदस्त हो गया, अब से ये ड्रैगन मेरे पास आ चुका है, अब तो मुझे और भी फाइट करने में मजा आएगा। इसी के साथ हमारा एपिसोड 5 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें एक ट्रेनिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे एमसी ट्रेनिंग कर रहा होता है। एमसी बोलता है मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन बार उसके बाद भी मैं लगातार फेल हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे वही टेक्निक्स सीखनी है जो कुछ बंदे ने यूज की थी। और जब मुझे वेयर हाउस से ट्रैगर मिला था तो मैंने इसको छुपाने के लिए एक रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ताकि इसको कोई नोटिस ना कर सके। लेकिन बार आखिरकार उस बंदे ने उस टेक्निक को कैसे यूज किया था। जब उस बंदे ने उस टेक्निक को परफॉर्म किया तो उसने स्प्लिट डिमन कहा था, यानी कि शायद से यही टेक्निक का नाम है। लेकिन मैंने उसको सिर्फ एक बार देखा था, जिस वजह से मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ आखिरकार उस बंदे ने उसको कैसे यूज किया था। वैसे जो भी है वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसने सिर्फ अपने एक अटैक में इतने बड़े मोस्टर को मार दिया। लेकिन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी लगातार ट्रेनिंग करूंगा और उस जैसा बनूंगा। इतना बोल के हमारे से वापस से ट्रेनिंग करने लग जाता है। एमसी बताता है मेरे पास पहले ही फैमिली की काफी सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन जब मैंने उस टेक्निक को देखा तो मुझे वो टेक्निक काफी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी। और अभी फिलहाल मैं वापस से ट्रैगर के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी पावर काफी ज्यादा कम है। लेकिन मेरे ख्याल से एक तरीका है जिस वजह से मैं उसको सीख सकता हूँ, क्योंकि वो बंदा एक जवान आदमी था और मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ, तो मुझे अपनी बॉडी के हिसाब से इस टेक्निक को परफॉर्म करना चाहिए। इतना बोल के हमारा एमसी आंखें बंद कर लेता है और अपने अंदर पावर को जमा करने के बाद एक स्लेश मारता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से वहाँ पे जमीन में खड्डा भी हो जाता है। एमसी बोलता है आखिरकार मैंने वो चीज कर दिखाई जो कि मैं करना चाहता था, अब बस मुझे मना की प्रॉब्लम को सोल्व करना है, जिसके बाद ये टेक्निक और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। एमसी बताता है मेरी मना टेक्निक बिल्कुल अलग है, वो बंदा एक अलग ही टेक्निक को यूज कर रहा था, लेकिन मैं जो भी हूँ मैं कुछ टाइम में उसको भी सीख लूंगा। मगर इतना में हमारा ध्यान एमसी के पीछे जाता है, जहाँ पे एक औरत इविल स्माइल दे रही होती है और वो फिर डायरेक्ट हमारे एमसी के पीछे आ जाती है। वो लड़की बोलती है आखिरकार तुमने ये स्किल कहाँ से सीखी, जो कि अभी तुमने थोड़ी देर पहले यूज की थी। एमसी बोलता आखिरकार तुम कौन हो, और मन में सोचता है मेरे ख्याल से लीक लेने की डायरेक्ट डिसेंडेंट है, लेकिन बस फिर भी मुझे कंफर्म कर लेना चाहिए। वो लड़की बोलती क्या तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता। हाँ वैसे ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मैं बहुत ही कम बाहर की तरफ आती हूँ और मेरा नाम ली जियो है, मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। इतना बोलकर हमारे एमसी को जोर जोर से घुमाने लग जाती है
है। एमसी बताता है ये मेरी आंट है। इस बारे में मुझे मेरे अंकल ने बताया था कि औरत बाकी सबसे बिल्कुल अलग है, इसी वजह से मेरे जो ग्रैंडफादर है वो इससे नफरत करते थे। और अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि ये वही आंट है। वो आंट हमारे एमसी को घुमाते घुमाते दूर की तरफ फेंक देती है और बोलती है सच सच बता तुमने ये स्किल कहाँ से सीखी। एमसी बोलता है आखिरकार आप किस बारे में बात कर रही हो। वो लड़की बोलती है जो तुमने अभी टेक्निक को यूज किया था वो एक एशियन मार्शल आर्ट्स है और मुझे एशियन मार्शल आर्ट्स से बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि आखिरकार वो टेक्निक तुम्हारे पास कहाँ से आई। वैसे मैं तुम्हें कुछ और भी इन चीजों के बारे में बता सकती हूँ। इतना बोलकर अपने हाथ से एक बुक को निकालती है और हमारे एमसी को देते हुए बोलती है तुम इस बुक को चेक कर सकते हो। एमसी जैसे ही उस बुक को ओपन करता है तो वह ये देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर काफी सारी माना टेक्निक्स होती हैं और इतना ही नहीं बल्कि इसके अंदर मार्शल आर्ट्स के बारे में बताया गया है। एमसी बता रहे हाई लेवल की टेक्निक्स हैं। मेरे ख्याल से तो आंट के बारे में रूमर थे वो बिल्कुल गलत थे क्योंकि ये तो काफी ज्यादा होशियार हैं। वो आंट बोलती तुम इस जगह में देखो यहाँ पे कुछ खास चीज है, यहाँ पे तुम्हें ऑल माना टेक्निक्स मिल जाएंगी। और मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ हमारी आज की जो माना टेक्निक्स हैं उसमें हम माना को अपने दिल के अंदर स्टोर करते हैं, लेकिन एशियन टाइम में सब बिल्कुल भी नहीं होता था। एशियन टाइम में हम अपने माना को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते थे जिस वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती थी, लेकिन आज के दौर में लोगों को ये सब चीजें बकवास लगती हैं। एमसी बोलता है अगर मैं अपने टेक्निक को इस माना टेक्निक के साथ यूज करता हूँ तो मेरे ख्याल में परफेक्ट हो सकता हूँ। इतना बोलकर वहाँ से भागते हुए निकल जाता है और बोलता है आराम थोड़ी देर के लिए रुको मैं यहाँ पे वापस से आता हूँ। इसके बाद वापस से वो अपनी ट्रेनिंग की पोजीशन में आ जाता है और उसके दिल में जो माना स्टोर होता है उसको अपनी बॉडी के अंदर फैलाने लग जाता है और बताता है मेरे ख्याल से वो बंदा इसी टेक्निक को यूज कर रहा था जिस वजह से उसका अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था। इतना बोलकर एक स्लेश अटैक जमीन के ऊपर मारता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जो देख के तो एमसी और वो आंट दोनों ही हैरान हो जाते हैं। एमसी बोलता है आखिरकार मैंने वो चीज कर दिखाई जो कि मैं करना चाहता था, अब मैं सक्सेसफुल इस टेक्निक को यूज कर सकता हूँ। आंट एमसी के पास आती है और बोलती है आखिरकार तुमने ये कैसे किया, मैं इस टेक्निक के बारे में काफी टाइम से पढ़ रही हूँ लेकिन उसके बाद मुझे इस टेक्निक के बारे में कुछ समझ नहीं आया, आखिरकार तुमने अभी इसके साथ क्या किया। एमसी बोलता है लेकिन मैं ये सब चीजें मैं आपको क्यों बताऊं, भला इसमें मेरा क्या फायदा है। आंट बोलती है मैंने पूरी की पूरी बुक बार बार पढ़ के चेक किया है लेकिन मुझे फिर भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम प्लीज मुझे इस टेक्निक के बारे में बताओ। एमसी बोलता है ठीक है मैं आपको इस टेक्निक के बारे में बता देता हूँ लेकिन इसके लिए मेरी 3 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि आप मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताओगी चाहे वो मेरे भाई ही क्यों ना हो। आंट बोलती है लेकिन ऐसा क्यों। एमसी बताते मैं नहीं चाहता मेरे भाइयों को मेरे टैलेंट के बारे में पता चले जिसके लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आंट बोलती ठीक है मैं समझ गई। फिर एमसी बोलता मेरी दूसरी शर्त यह है कि आप कभी भी मेरे से झूठ नहीं बोलोगी और न ही मैं आपसे झूठ बोलूंगा। आंट उसके लिए थोड़ा टेढ़ा बड़ा मुंह बनाती है मगर फिर भी वो यस कर देती है। उसके बाद फिर वो तीसरी शर्त के बारे में पूछती है लेकिन इस शर्त के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 6 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।